नाउ स्टूडेंट्स लेट्स स्टडी अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों आपको इक्विलिब्रियम का मतलब समझ में आ गया है। इक्विलिब्रियम इज अ स्टेज इन विच रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। जिस स्पीड में रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव करेगी उसी स्पीड में रिएक्शन बैकवर्ड डायरेक्शन में भी मूव करेगी। सो दैट स्टेज इज नोन एज इक्विलिब्रियम। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट आयनिक इक्विलिब्रियम। तो देखिए इसमें क्या होता है, अनडिसोसिएट सब्सटेंस आर इन इक्विलिब्रियम विद द आयन। इट मीन्स इक्विलिब्रियम फॉर्म्ड बिटवीन आयंस एंड अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस। तो जब undissociated substance are in equilibrium with the ions, in that case we will say it as a ionic equilibrium. For example यहाँ पे दे रखा है acetic acid react with water, then it will form acetate ion along with hydronium ion. इस केस में जब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल्स टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, मतलब जिस स्पीड से ये अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस टूट के आयंस बना रहे हैं, आयंस अगेन रिकम्बाइन होके अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस बना रहे हैं, दैट इज रिएक्टेंट बना रहे हैं, उस स्टेज को हम बोलेंगे आयनिक इक्विलिब्रियम। ओके, तो सब कुछ सेम है, बस यहाँ पे ये है इक्विलिब्रियम किसके बीच में है, इट इज बिटवीन अनडिसोसिएटेड सब्सटेंस एंड आयंस, दैट्स इट। नाउ लेट्स सी डिफरेंट टर्म्स विच आर रिलेटेड टू आयनिक इक्विलिब्रियम। तो बच्चों इसमें सबसे पहले जो आपको पता होना चाहिए दैट इज इलेक्ट्रोलाइट। Now what is electrolyte? Electrolyte are the substance which conduct electricity in their aqueous state. मतलब aqueous state के अंदर ये substances क्या करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, या फिर हम ये बोल सकते हैं इन सिंपल वर्ड सब्सटेंस विच फॉर्म आयंस और विच डिसोसिएट इनटू आयंस इन सॉल्यूशन, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। क्योंकि वो आयंस बनाएंगे तभी तो वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करेंगे, मॉलिक्यूलर फॉर्म में तो नहीं करेंगे ना। सो सब्सटेंस विच डिसोसिएट इनटू आयंस एंड कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन द एक्वस सॉल्यूशन इज कॉल्ड इलेक्ट्रोलाइट्स। Now let's see the type of electrolytes. So there are two type of electrolyte. The first one is strong electrolyte और जो second है that is weak electrolyte. Now what does strong electrolyte means? It means substance which completely dissociate it into its ion irrespective of the solvent amount. मतलब अगर आपने electrolyte को water में add किया और वो कम्प्लीटली डिसोसिएट हो गया, फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास में 10HCl हैं और जैसे ही मैंने इसको वाटर में ऐड किया ये 10HCl कंप्लीट 10H पॉजिटिव एंड कंप्लीट 10Cl नेगेटिव में डिसोसिएट हो जाए पूरी तरीके से एक ही बार में, उसको तो हम बोलेंगे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। ओके, इट मीन्स दे विल कम्प्लीटली डिसोसिएट इररिस्पेक्टिव ऑफ दी सॉल्वेंट अमाउंट, वाटर कितने अमाउंट में उससे हमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता, जैसे ही आपने वाटर में ऐड किया दे विल कम्प्लीटली डिसोसिएट। सो अगर हम बात करते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट की, तो बच्चों आप देख सकते हैं दीज आर दी पार्शियली डिसोसिएट, ये जो है ये वाटर में पार्शियली डिसोसिएट होते हैं। मतलब मान लीजिए कि अगर हमारे पास में 10 मोल है एसिटिक एसिड के, इन दैट केस 3 से 4 जो एसिटिक एसिड है वो ही डिसोसिएट होंगे एसिटेट एंड हाइड्रोनियम आयन के अंदर, बाकी इंटैक्ट रह जाएंगे, दे विल रिमेन अनडिसोसिएटेड। और जैसे ही आप इनको और डाइल्यूट करेंगे, मतलब इसमें और वाटर ऐड करेंगे और सॉल्वेंट ऐड करेंगे, ये और डिसोसिएट होंगे। सो ऑन इंक्रीजिंग डाइल्यूशन डिसोसिएशन विल इंक्रीज, ठीक है। सो एट पर्टिकुलर पॉइंट ऑफ टाइम दे विल पार्शियली डिसोसिएट एंड एज यू एड वाटर इनटू इट, या फिर आप जैसे ही सॉल्यूशन को और डाइल्यूट करते हैं इनका डिसोसिएशन का रेट बढ़ता जाएगा। लेट्स सी दी एग्जाम्पल स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के हैं स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस या फिर उनके सॉल्ट्स। तो देखिए HCl, NaCl, NaOH, ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस। सो दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। इन जनरल वर्ड हम ये बोल सकते हैं कि स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस एंड सॉल्ट ऑफ स्ट्रॉन्ग एसिड एंड स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, दे आर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। नाउ अगर हम बात करते हैं वीक की, तो देखो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट है, दिस इज अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट, क्योंकि वीक बेस है वीक एसिड है, तो वीक बेस वीक एसिड एंड द सॉल्ट ऑफ वीक एसिड एंड वीक बेस जो होते हैं दे आर अगेन वीक इलेक्ट्रोलाइट।
ठीक है। तो जब हम एसिड बेस की बात कर ही रहे हैं तो लेट्स सी अबाउट द एसिड एंड बेस विच यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 10th। तो हम थोड़ा सा इसके बारे में भी स्टडी कर लेते हैं ताकि हमें कुछ पॉइंट्स अगर हम भूल चुके हैं तो हम उसको रिकॉल कर सकें। नाउ लेट्स सी एसिड्स एंड बेसिस। देखिए बच्चों, एसिड एंड बेसिस आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं तो हम उसकी थोड़ी सी ब्रीफ स्टडी कर लेते हैं। सो सी फर्स्ट हम देखते हैं आरएनएस कॉन्सेप्ट। अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट, एसिड्स आर दी H पॉजिटिव दैट इज प्रोटोन डोनर। ये प्रोटोन को लूज करते हैं वाटर के अंदर। तो एज सुन एज यू ऐड एसिड इनटू द वाटर दे विल लूज H पॉजिटिव आयन। तो ये एक्वस स्टेट में ही अपनी प्रॉपर्टी शो करते हैं, ठीक है। और क्या प्रॉपर्टी शो करते हैं? दे विल लूज H पॉजिटिव आयन। अगर हम बात करते हैं बेस की तो अकॉर्डिंग टू आरएनएस कॉन्सेप्ट, बेस क्या करते हैं? OH नेगेटिव आयन को लूज करते हैं इन वाटर। सो दीज आर H पॉजिटिव आयन लूजर एंड दीज आर दी OH नेगेटिव आयन लूजर डोनर। इक्वेशन देख लेते हैं। मान लीजिए एसिड है HX, जनरल इक्वेशन है दैट रिएक्ट विथ वाटर। मतलब ये वाटर के अंदर हमने जो एसिड ऐड किया तो ये एसिड क्या करेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा, ठीक है। और हमें क्या मिलेगा? H पॉजिटिव लूज करेगा तो क्या बनाएगा? देखिए H पॉजिटिव एंड X नेगेटिव। अब ये जो H पॉजिटिव है ये वाटर के साथ में रिएक्ट करके क्या बनाएगा? H3O पॉजिटिव, जिसको हम बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। दिस इज नोन एज हाइड्रोनियम आयन, ठीक है। तो देखा इसने H पॉजिटिव लूज कर लिया, ये H पॉजिटिव फर्दर वाटर के साथ में बॉन्ड बना देता है और हाइड्रोनियम आयन का फॉर्मेशन करता है। अगर हम बेस की बात करें तो बेस जो है वो वाटर के अंदर क्या करता है? M पॉजिटिव का फॉर्मेशन करता है बाय लूजिंग OH नेगेटिव आयन। तो इस तरीके से हम आरएनएस कॉन्सेप्ट में एसिड बेस को डिफाइन कर सकते हैं। अब हम बात करते हैं ब्रॉन्स्टेड-लॉरी की। तो उन्होंने ये कहा अकॉर्डिंग टू ब्रॉन्स्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट, H पॉजिटिव लूजर्स जो H पॉजिटिव डोनेट करते हैं दीज आर दी एसिड्स। लेकिन जो H पॉजिटिव गेन करते हैं वो क्या होते हैं? बेस होते हैं। इट मीन्स इफ इन केस किसी कंपाउंड के पास OH नहीं है तो हम क्या देखेंगे? H पॉजिटिव कॉमन बेस पे भी हम बता सकते हैं। मतलब H पॉजिटिव डोनर्स आर दी एसिड, H पॉजिटिव एक्सेप्टर आर दी बेसिस। यहाँ देखिए इक्वेशन लिखी हुई है मैंने। NH3 दैट इज अमोनिया रिएक्ट विथ वाटर। जैसे ही अमोनिया को आपने वाटर में ऐड किया यू विल गेट अमोनियम आयन अलॉन्ग विथ हाइड्रोक्साइड आयन, ठीक है। तो हाइड्रोक्सिल मिलेगा आपको, OH नेगेटिव आयन मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है? जो NH3 है वो क्या बना रहा है? NH4 पॉजिटिव, H2O क्या बना रहा है? OH। तो देखिए NH3 इज फॉर्मिंग NH4, मतलब यहाँ पे 3H है, यहाँ पे 4H है, मतलब इसने एक H ऐड किया है। सो एडिशन ऑफ H पॉजिटिव आयन। जब भी H पॉजिटिव एडिशन होता है, आयन का एडिशन होता है तो क्या होता है? वो बेस। सो हियर NH3 इज बेस। अब देखिए यहाँ पे क्या है? H2O OH माइनस, तो यहाँ पे 2H है, यहाँ पे 1H ही है। इसका मतलब इसने H पॉजिटिव लूज किया है। सो H2O इज हियर वाटर, ठीक है। तो आपको ये समझ में आ गया, ये बेस है, ये एसिड है ना, क्योंकि इसने H पॉजिटिव गेन किया है, इसने H पॉजिटिव लूज किया है। अब समझ में आ गया आपको यहाँ तक। अब देखिए आगे, यहाँ से इस बेस से क्या बन रहा है? NH4 पॉजिटिव अमोनियम आयन। तो इस बेस से जो भी बनेगा प्रोडक्ट वो क्या होगा? पहली बात एसिड, और कौन सा एसिड होगा? कॉन्जुगेट एसिड। बेस विल फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड एंड एसिड विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैंने Ca लिखा है, इट मीन्स कॉन्जुगेट एसिड, दिस इज कॉन्जुगेट बेस, ठीक है। तो जो एसिड है वो क्या बनाएगा? इट विल फॉर्म कॉन्जुगेट बेस एंड बेस विल फॉर्म कॉन्जुगेट एसिड। अब बच्चों आपको एक बात और ध्यान देनी है, अगर ये एसिड स्ट्रॉन्ग है, इफ इन केस दिस एसिड इज स्ट्रॉन्ग, तो ये बेस क्या होगा? वीक। अगर ये एसिड वीक है तो बेस क्या होगा? स्ट्रॉन्ग। अगर ये बेस स्ट्रॉन्ग है तो एसिड होगा वीक, अगर ये बेस वीक है तो एसिड होगा स्ट्रॉन्ग। मतलब जस्ट ऑपोजिट सिचुएशन चलेगी। अगर एक पैरामीटर स्ट्रॉन्ग है तो जो दूसरा हमको मिल रहा है दैट विल बी वीक, ठीक है। तो अगर एक स्ट्रॉन्ग है तो दूसरा क्या मिलेगा हमें? वीक। अगर वीक है तो उससे हमें क्या मिलेगा? स्ट्रॉन्ग। अब देख लीजिए, स्ट्रॉन्ग एसिड से वीक बेस कॉन्जुगेट बेस, और अगर हमारे पास में वीक एसिड है तो उससे
स्ट्रॉन्ग कॉन्जुगेट बेस मिलेगा, जस्ट ऑपोजिट चलता है, यू हैव टू कीप इन माइंड दैट, ओके। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। सो अब हम बात करते हैं मोस्ट एक्सेप्टेबल थ्योरी और कॉन्सेप्ट विच इज़ लुईस कॉन्सेप्ट। तो लुईस ने क्या कहा, देखिए H पॉजिटिव OH नेगेटिव की बेसिस पे आप हमेशा नहीं समझा सकते, हो सकता है कुछ कंपाउंड में H पॉजिटिव ना हो या फिर OH नेगेटिव ना हो, या फिर होने के बाद भी वो कुछ अलग सा प्रॉपर्टी शो करे। तो सबसे एक्सेप्टेबल जो थ्योरी है, कॉन्सेप्ट है, वो लुईस की है। लुईस ने क्या कहा है कि अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा कोई स्पीसीज, अगर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होगा तो उस केस में वो एसिड होगा, और अगर कोई इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है उस केस में वो क्या होगा, बेस होगा, ठीक है। तो देखिए जो भी H पॉजिटिव आयन जैसे H प्लस आयन, या फिर कोई इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज है जैसे AlCl3, हम जानते हैं यहाँ पे एल्यूमिनियम के पास कोवेलेंट बॉन्ड बनाने के बाद टोटल 6 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो 2 इलेक्ट्रॉन की कमी है, तो ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज। द सेम वे जितनी भी यहाँ पे स्पीसीज हमने लिखी हुई सारी इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज, अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है दे विल गेन इलेक्ट्रॉन, वो अट्रैक्ट करेंगे इलेक्ट्रॉन्स को, तो इट मीन्स वो क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो जो पॉजिटिव आयंस होते हैं और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज होती है, दे आर इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर, इट मीन्स दे आर एसिड्स, और इनको हम क्या बोलेंगे, लुईस एसिड्स। अब यहाँ देख लीजिए जो इलेक्ट्रॉन डोनर्स होते हैं दे आर बेस, इट मीन जिनके पास भी लोन पेयर है, फॉर एग्जाम्पल अमोनिया के पास में 1 लोन पेयर है, वाटर के पास में 2 लोन पेयर है, सो दिस विल एक्ट एज अ बेस बिकॉज इनके पास में एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है, लोन पेयर्स है, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन्स है, सो दीज इलेक्ट्रॉन विल ट्राई टू टेक पार्ट इन बॉन्ड फॉर्मेशन। तो इस केस में हम इसको क्या बोलेंगे, वी विल से दैम एज अ लुईस बेस बिकॉज दे आर इलेक्ट्रॉन डोनर्स, ओके। सो इन दिस वे वी कैन से जो स्पीसीज इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करती है दे आर एक्सेप्टर, एंड जो डोनेट करती है दे आर बेस, ओके। नाउ लेट्स सी, okay, so this is about acids and base. Now let's move towards the strength of acids and base. Now let's see about the ionization of acids and base. So see students, अगर आपको strength पता करनी है then strength depends on the extent of ionization. जितना ज़्यादा ionization होगा उतनी ही अच्छी strength होगी that particular acid या बेस की। मतलब जो सब्सटेंस जितना अच्छे से आयनाइज होगा, सपोज एक बात में कम्प्लीटली आयनाइज हो रहा है, इसका मतलब उसकी स्ट्रेंथ अच्छी है, ठीक है। सो लेट्स सी अबाउट द pH स्केल। So hydrogen ion concentration measured as a gram of H positive ion, that is concentration of H positive ion per liter of solution. It means हम ये कह सकते हैं कि जो concentration है H पॉजिटिव आयन की, ठीक है, जिसको हम मेजर करते हैं एज अ ग्राम ऑफ H पॉजिटिव आयन पर लीटर ऑफ द सॉल्यूशन, उसको हम क्या बोलेंगे, pH स्केल। नाउ जो कॉन्सेंट्रेशन है वो बहुत ही कम होती है, कॉन्सेंट्रेशन इज वेरी लेस, therefore we express it as a pH. Now what does pH means? Here pH means the logarithm of the reciprocal of the hydrogen ion concentration. आप क्या करते हैं, log लेते हैं of the reciprocal, that is opposite of reciprocal of H positive ion concentration, आप इसका क्या लेते हैं, reciprocal। तो देखिए अगर इन जनरल हम डिफाइन करें तो वी कैन से नेगेटिव लॉग ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन इज नोन एज pH ऑफ द सॉल्यूशन, ठीक है, जनरल। आप यहाँ पे एक बेसिक डेफिनेशन देख सकते हैं, लेकिन एग्जैक्टली अगर हम बोलें दैट इट इज़ अ नेगेटिव लॉग ऑफ concentration of H positive ion, that is log of reciprocal of concentration of H plus ion, जो यहाँ पे हमने लिख रखा है, ठीक है। सो आप concentration of H plus ion को एक्सप्रेस करते हैं as pH बिकॉज इसकी जो concentration होती है in the solution is very small। अब देखिए अगर फॉर्मूले की हम बात करें then formula is pH is equals to negative log of H plus आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो ये हो गई है इसका फॉर्मूला। अब देखिए अगर हम
प्योर वाटर की बात करते हैं, इन द केस ऑफ प्योर वाटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड रूम टेम्परेचर पे जब हम बात करते हैं, देन जो कॉन्सेंट्रेशन होती है H+ आयन की वाटर के अंदर, दैट विल बी इक्वल्स टू 10⁻⁻⁷। बहुत कम कॉन्सेंट्रेशन, हमने पहले भी कहा था कि कॉन्सेंट्रेशन बहुत कम होती है। सो अगर हम इसको सॉल्व करेंगे, नेगेटिव लॉग ऑफ 10⁻⁻7 वी विल गेट 7 एज अ pH ऑफ द वाटर। तो वाटर का pH क्या होता है? 7। अब देखिए, अगर pH जो है वो 7 से ज़्यादा है तो सॉल्यूशन कैसा होगा? सॉल्यूशन विल बी बेसिक। अगर pH 7 से कम है देन इट विल बी एसिडिक, और pH अगर 7 के बराबर है देन इट विल बी न्यूट्रल। सो अगर हम बात करते हैं pH की जो वैल्यू है, दैट रेंज फ्रॉम 0 to 14, तो हम सेंटर में लिख देते हैं 7। तो देखिए, अगर आप 7 से कम की तरफ जाएंगे, मतलब pH अगर 7 से कम हो रहा है तो आपका सॉल्यूशन क्या होगा? एसिडिक। अगर आपका pH 7 से ज़्यादा होगा तो सॉल्यूशन क्या हो जाएगा? बेसिक। अगर pH 7 के बराबर है तो आपका सॉल्यूशन कैसा होगा? न्यूट्रल। ओके, सो वी कैन से 0 pH इज द मोस्ट एसिडिक सॉल्यूशन, और जिसका pH 14 इज द मोस्ट बेसिक सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये हम pH की स्केल के बारे में स्टडी कर चुके हैं और ये ऑलरेडी आप क्लास 10th में भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो ये बच्चों pH स्केल है। अब यहाँ पे कई बार बच्चों को ये रहता है कि व्हाट डज pH मीन्स? सो pH इज अ पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन, बिकॉज यहाँ पे जो P वर्ड है दैट स्टैंड फॉर पोटेंस, जो एक जर्मन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। तो अगर हम P की बात करते हैं, सो दिस इज अ जर्मन वर्ड पोटेंस, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। ठीक है, सो दिस इज द पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन। नाउ हियर P इज द पोटेंस विच इज अ जर्मन वर्ड, जिसका मतलब होता है स्ट्रेंथ। सो स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये समझ में आ गया है कि pH क्या है। pH सॉल्यूशन में H+ आयन की कंसंट्रेशन बताता है। अगर हम प्योर वाटर की बात करते हैं, देन कंसंट्रेशन ऑफ H+ आयन इन प्योर वाटर इज 10⁻⁻⁷। इसका मतलब अगर इसको हम सॉल्व करेंगे देन वी विल गेट pH इज इक्वल्स टू 7। अब काफ़ी बच्चों को ये होता है कि मैम ये हमको सॉल्व करना नहीं आता है, अगर बायो के स्टूडेंट। तो देखिए बहुत सिंपल है, सी हाउ यू विल सॉल्व। pH इज इक्वल्स टू -log 10⁻⁻7। देखिए, जब भी आप इस log 10⁻⁻7 को सॉल्व करते हो तो जो पावर की वैल्यू वो आपको आगे लानी है, दैट इज माइनस तो ऑलरेडी है ही हमारे पास में यहाँ पे। आप इसको आगे ले आएंगे तो क्या आ जाएगा? -7, और log क्या हो जाएगा? 10। ठीक है, अब log 10 की वैल्यू होती है 1। log 10 आपको log की टेबल देखनी होगी, log 10 की वैल्यू होती है 1। सो माइनस माइनस प्लस 7 on log 10 will become equals to 1. So 7 into 1 7. So pH is equals to 7. इस तरीके से आप pH फाइंड आउट कर सकते हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हमने क्या लिख रखा है, Kw is equals to concentration of hydronium ion into concentration of OH negative ion. This is equals to 10 to the power -14. ठीक है, तो अब ये कैसे आया हम इसको देखते हैं पहले। सो लेट्स सी, हमने इक्वेशन देखी थी कि जो Kw है दैट इज इक्वल्स टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन, एंड दिस इज इक्वल्स टू 10 to the power -14। अब ये कैसे? देखिए बहुत सिंपल है, हम बात कर रहे हैं वाटर की। सो वाटर किस में आयनाइज होगा बच्चों? वाटर विल आयनाइज इनटू, देखिए इसमें मान लीजिए कि ये एसिड की तरफ बिहेव कर रहा है, ये बेस की तरफ बिहेव कर रहा है। अगर ये एसिड है तो ये H पॉजिटिव आयन लूज करेगा और इसको देगा, तो क्या बच जाएगा पीछे? OH नेगेटिव आयन एंड H3O पॉजिटिव आयन, क्योंकि ये जो H पॉजिटिव एसिड लूज कर रहा है ये बेस एक्सेप्ट करेगा ना, हमने देखा था ब्रोंस्टेड-लॉरी कॉन्सेप्ट में। तो यहाँ से H पॉजिटिव लूज होगा और ये बेस उसको गेन करेगा। सो दिस इज एसिड एंड दिस इज बेस, तो क्या रिजल्ट मिलेगा हमें? OH नेगेटिव आयन H3O पॉजिटिव आयन। अब हम इसका अगर इक्विलिब्रियम देखते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या हो जाएगा? K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट दैट इज हाइड्रोनियम आयन एंड OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, जो क्या हो जाएगा? H2O। अगर आप 2 ले रहे हैं तो आप यहाँ पे
टू भी लगा सकते हैं, ठीक है। और अगर आप सिंपल H2O ही लिखते हैं तो उस केस में यहाँ पे क्या आ जाएगा OH नेगेटिव आयन, H पॉजिटिव आयन, ठीक है। और H पॉजिटिव आयन को आप एज अ हाइड्रोनियम आयन भी लिख सकते हैं या फिर सिंपल H पॉजिटिव आयन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। अब देखिए विद द स्पैन ऑफ टाइम यहाँ पे हमने H वाटर क्या लिया है, एक्सिस में लिया है। जो वाटर क्या है यहाँ पे एक्सिस में है, तो वाटर की जो कंसंट्रेशन है टाइम के साथ में चेंज नहीं होगी। इसका मतलब इस वाटर को मैं इस कांस्टेंट की तरफ शिफ्ट कर लेती हूँ क्योंकि इट रिमेन कांस्टेंट थ्रू आउट द रिएक्शन। हम बोल रहे हैं कि वाटर क्या है, एक्सिस में है, तो जो वाटर एक्सिस में है टाइम के साथ इसकी कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रही है, तो हम इसको क्या लेंगे कांस्टेंट के साइड में। सो व्हाट यू विल गेट के एन वाटर स्क्वायर, नाउ दिस इज इक्वल्स टू H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन। अब क्योंकि ये वैल्यू कांस्टेंट है, कंसंट्रेशन चेंज नहीं हो रहा है, तो आप इसको वाटर को क्या लिख सकते हैं KW के फॉर्म में लिख सकते हैं। मतलब आपने एक नया इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिख दिया विच इज KW, ठीक है। यहाँ पे जो W है वो वाटर के रेस्पेक्ट में किया है हमने। अब देखिए ये किसके बराबर हो जाएगा, H3O पॉजिटिव OH नेगेटिव आयन, ठीक है। अब आप जानते हैं कि वाटर में जितना H पॉजिटिव है उतना का उतना OH नेगेटिव आयन होता है। अगर H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन 10⁻⁻7 है तो OH की भी क्या होगी 10⁻⁻7। तो देखिए अगर H पॉजिटिव दैट इज हाइड्रोनियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन है 10⁻⁻7, उसी तरीके से अगर OH की भी कंसंट्रेशन है 10⁻⁻7, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा 10⁻⁻14। तो KW की वैल्यू क्या हो गई 10⁻⁻14। इसलिए हमारे पास में यहाँ पे KW की वैल्यू क्या थी -14। नाउ स्टूडेंट्स कीप इन माइंड काफ़ी जगह ऐसा भी लिखा हुआ है कि H2O है जो कन्वर्ट होता है H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आयन के अंदर, ठीक है। अगेन जब इसको हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की रेस्पेक्ट में लिखते हैं देन K इज इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ H पॉजिटिव आयन, कंसंट्रेशन ऑफ OH नेगेटिव आयन अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ वाटर, क्योंकि प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट होता है। अगेन ये क्या है कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन, इसकी अमाउंट इतनी ज़्यादा है एक्सेस में है कि डज नॉट डिक्रीज विद स्पैन ऑफ टाइम, हम ये कंसिडर करते हैं। सो K इंटू H2O हो जाएगा अगेन H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन, ठीक है। मैं इसी इक्वेशन को अलग तरीके से समझा रही हूँ आपको, बुक्स में इस तरीके से दिया हुआ होता है। तो देखिए क्या हो जाएगा, वाटर कांस्टेंट है थ्रू आउट द रिएक्शन, तो आप क्या लिख देंगे एक नया कांस्टेंट वैल्यू दैट इज KW, ठीक है। ये भी कांस्टेंट है ये भी कांस्टेंट, तो आपने एक नया कांस्टेंट लिख दिया KW। नाउ अगेन ये क्या हो जाएगा H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन OH नेगेटिव की कंसंट्रेशन। हमने अभी देखा था H पॉजिटिव इज इक्वल्स टू OH नेगेटिव, वो दोनों का क्या है 10⁻⁻7, तो ये हो जाएगा 10⁻⁻7, दिस इज अगेन 10⁻⁻7। अगर हम इसको सॉल्व करेंगे यू विल गेट 10⁻⁻14। इसका मतलब क्या हो जाएगा KW इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अब देखिए जब आपको कंसंट्रेशन पता चल गया है तो अगर आप PKW निकालेंगे PKW तो क्या होगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन क्या है 10⁻⁻14, तो हो जाएगा नेगेटिव लॉग ऑफ कंसंट्रेशन 10⁻⁻14, ठीक है। तो आप जब उसको सॉल्व करेंगे मैंने क्या कहा था जो पावर की वैल्यू आगे आ जाएगी, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, लिख देते हैं यहाँ पे -14 और लॉग क्या हो जाएगा 10, ये जो पावर है हम इसको आगे ले आते हैं, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, तो आपको मिल जाएगा प्लस का 14, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है 1, सो 14 इंटू 1 14, तो PKW की वैल्यू क्या हो जाएगी 14। सो सी स्टूडेंट्स यहाँ पे KW दैट इज आयनिक प्रोडक्ट, इसको हम बोलते हैं आयनिक प्रोडक्ट, ठीक है, जो हमें इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड वाटर की कंसंट्रेशन से मिला है ये टर्म नया, ठीक है। तो ये आयनिक जो प्रोडक्ट है दिस इज द प्रोडक्ट ऑफ H पॉजिटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन या फिर हाइड्रोनियम आयन कॉन्सेंट्रेशन एंड OH नेगेटिव आयन कॉन्सेंट्रेशन विच इज इक्वल्स टू 10⁻⁻14। अगर आप इसको पोटेंशियल ऑफ KW के फॉर्म में लेते हैं तो इन दैट केस आप क्या लिखेंगे pH ऑफ द H पॉजिटिव आयन जो क्या हो जाएगा 7 एंड pH ऑफ द OH नेगेटिव आयन अगेन 7, क्योंकि जितना H पॉजिटिव उतना OH नेगेटिव आयन है, तो अगेन ये किसके बराबर हो जाएगा 10, इट विल बिकम इक्वल्स टू 14, ठीक है। आप इसको इस तरीके से भी निकाल सकते हैं pH और OH के फॉर्म में, या फिर जैसे मैंने आपको नेगेटिव लॉग के फर्स्ट में समझा था वैसे भी
निकाल सकते हैं। ठीक है, सो आप सीधा ही इस वैल्यू को क्या करेंगे, पोटेंशियल के फॉर्म में लेंगे, मतलब नेगेटिव लॉग के फॉर्म में लेंगे, तो तब भी आपको आंसर मिल जाएगा। और पीएच लिखते हैं कि जो पीएच है प्योर वाटर का दैट इज 7, और जो अगर pH 7 है तो OH का भी क्या होगा, OH विल ऑल्सो बिकम 7। सो अगर इसका सम करेंगे तो हमें किसके बराबर मिलेगा, 14। तो pKw इज इक्वल्स टू 14। तो इस तरीके से आपको pKw की वैल्यू मिलती है 10 to the power -14 और pKw की वैल्यू मिलती है 14। सो दिस इज ऑल अबाउट द pH। अब हम बात करते हैं डाइबेसिक एंड पॉलीबेसिक के बारे में। Now let's see about dibasic and polybasic. So बच्चों बेसिसिटी जो प्रॉपर्टी है दैट इज प्रॉपर्टी ऑफ एसिड्स। एसिड्स कितने H पॉजिटिव आयन लूज करता है, आयनाइज करता है, उसके बेस पे उसकी बेसिसिटी डिसाइड होती है। फॉर एग्जांपल अगर कोई एसिड एक H पॉजिटिव आयन लूज कर सकता है, जैसे कि HCl में एक H है तो वो एक H पॉजिटिव लूज कर सकता है, देन इट विल सेड एज अ मोनोबेसिक एसिड। ठीक है, अगर कोई एसिड 2 H पॉजिटिव आयन लूज कर सकता है, आयनाइज कर सकता है इन सॉल्यूशन, जैसे कि H2SO4, ठीक है, या फिर ऑक्जेलिक एसिड, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे डाइबेसिक एसिड। सो इफ इन केस अगर कोई एसिड 2 से ज़्यादा H पॉजिटिव आयन लूज करता है, आयनाइज करता है इन सॉल्यूशन, देन दैट विल बी नोन एज पॉलीबेसिक एसिड्स। ठीक है, तो ये है डेफिनेशन। अब देख लीजिए यहाँ पे डेफिनेशन लिख रखी है हमने, मॉलिक्यूल हैव 2 आयनाइजेबल प्रोटोन, जैसे कि H2SO4, ऑक्जेलिक एसिड एक्सेट्रा, तो उस केस में हम उसको बोलेंगे डाइबेसिक एसिड्स। सो बेसिसिटी इज दी प्रॉपर्टी ऑफ एसिड। इन द पॉलीबेसिक की हम बात करते हैं तो 3 या उससे ज़्यादा अगर आयन लूज करते हैं, H पॉजिटिव आयन लूज करते हैं, तो उसको हम बोलेंगे पॉलीबेसिक एसिड्स। नाउ सी, अगर हम इक्वेशन की बात करते हैं तो देखो H2X यहाँ पे कितने हैं, 2H है, तो इसका मतलब ये क्या होगा, डाइबेसिक एसिड होगा। ठीक है, तो ये क्या करेगा, डिसोसिएट होगा और बनाएगा फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव, और आपको क्या मिलेगा, HX माइनस, एक H पॉजिटिव लूज हो गया और HX माइनस, तो ये फर्स्ट हमारे पास में कांस्टेंट है। अगर हम बात करते हैं फर्दर, ये और डिसोसिएट होगा ना HX, क्योंकि इसके पास में एक H और है, सो दिस HX माइनस अगेन इट विल डिसोसिएट इनटू H पॉजिटिव एंड X2 माइनस, क्योंकि X पे पहले माइनस ऑलरेडी था, सो इट बिकम X2 माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हमने लिया है दैट इज Ka2। तो देखिए Ka1 जो होगा दैट विल बी इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट। तो प्रोडक्ट क्या है, H प्लस HX माइनस, सो H प्लस HX माइनस, रिएक्टेंट क्या है H2X, सो H2X। इन द सेम वे अगर हम इक्विलिब्रियम कांस्टेंट की बात करते हैं सेकेंड स्टेप के लिए, तो यहाँ पे क्या होगा, कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट क्या है H प्लस X2 माइनस, सो H प्लस X2 माइनस। नाउ डिवाइड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट विच इज HX माइनस, सो हियर HX माइनस। ठीक है, तो यहाँ पे ये हो गया हमारे पास में इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द फर्स्ट स्टेप एंड फॉर द सेकेंड स्टेप। ध्यान रखना बच्चों, equilibrium constant for the first step is always greater than the equilibrium constant for the second step। ऐसा इसके लिए क्योंकि फर्स्ट स्टेप में H पॉजिटिव लूज करना ईजी है, लेकिन सेकेंड स्टेप में क्या हो गया, इस X पे आ गया है माइनस चार्ज। ठीक है, तो इस केस में यहाँ पे H पॉजिटिव बहुत टाइटली होल्ड होगा इस X से, तो इसको आयन लूज करना, H पॉजिटिव आयन लूज करना बहुत मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे X पे क्या है, नेगेटिव चार्ज, तो ये H पॉजिटिव को बहुत टाइटली होल्ड करेगा, तो इतना ईजी नहीं है लूज करना। अब बच्चों अगर आपको ओवरऑल रिएक्शन का इक्विलिब्रियम कांस्टेंट निकालना है, देन इन दैट केस जितने भी स्टेप है उनके इक्विलिब्रियम कांस्टेंट को आप क्या कर दीजिए, मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपको क्या मिल जाएगा, ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। करके देख लेते हैं। देखो यहाँ पे इक्वेशन क्या दे रखी है हमने, हमने यहाँ पे Ka की वैल्यू जो दे रखी है उसको मल्टीप्लाई करेंगे हम Ka2 से, तो देखिए क्या है, Ka की वैल्यू यहाँ पे क्या है, देखिए H पॉजिटिव HX माइनस अपॉन H2X, राइट। नाउ मल्टीप्लाई इट विथ H पॉजिटिव X2 माइनस, H पॉजिटिव X2 माइनस अपॉन HX माइनस, HX माइनस। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे क्या कैंसिल आउट हो रहा है, HX माइनस से HX माइनस कैंसिल हो रहा है, बाकी कुछ भी नहीं हो रहा है। ओवरऑल अगर आप इस इक्वेशन को लिखेंगे तो क्या हो जाएगा, H पॉजिटिव आयन ट्वाइस हो रहा है तो उसका स्क्वायर कर दीजिए, तो देखिए क्या होगा, H पॉजिटिव स्क्वायर, और यहाँ पे क्या आ जाएगा X2 माइनस
अब डिनोमिनेटर में हमें क्या मिल रहा है, सिर्फ H2X, तो यहाँ पे आ जाएगा H2X। ये हमें ओवरऑल इक्वेशन के लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल रहा है। अब देखिए अगर हम ओवरऑल इक्वेशन लिख के देखते हैं क्या हमें सेम मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है। देखिए आप, अगर मैं लिखती हूँ यहाँ पे इक्वेशन H2X जो है अगर कंप्लीटली आयनाइज होगा तो क्या होगा, 2H पॉजिटिव में होगा प्लस X2 माइनस में होगा। 2H पॉजिटिव बाहर निकल जाएंगे और इस X पे 2 माइनस चार्ज आ जाएगा ना। अगर मैं इसका ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लेती हूँ तो कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो प्रोडक्ट में क्या है H पॉजिटिव 2, तो पावर में आ जाएगा X2 माइनस अपॉन रिएक्टेंट क्या हमारे पास में H2X। अब देख लीजिए आप, यहाँ पे हमने कैसे निकाला है, इन दोनों स्टेप का मल्टीप्लिकेशन से ये वैल्यू निकाली ओवरऑल, और ओवरऑल हमने सिंपल स्टेप करके भी देख लिया कि H2X अगर एक सिंगल स्टेप में डिसोसिएट हो रहा है तो उसके लिए K की वैल्यू क्या होगी। आप एनालाइज कीजिए, देखिए H पॉजिटिव 2 मतलब H पॉजिटिव स्क्वायर, ये अगेन H पॉजिटिव स्क्वायर, यहाँ पे X2 माइनस अगेन X2 माइनस, यहाँ पे H2X तो अगेन यहाँ पे H2X। तो ये देख लीजिए आप, जब भी आप स्टेप के कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, प्रोडक्ट करेंगे, तो आपको ओवरऑल इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिल जाएगा। हमने यहाँ पे कैंसिल आउट करके फाइंड आउट किया और हमने यहाँ पे डायरेक्ट स्टेप से भी फाइंड आउट किया, दोनों की वैल्यू बराबर आ रही है। इसका मतलब मल्टीप्लिकेशन प्रोडक्ट ऑफ ईच इक्विलिब्रियम कांस्टेंट विल गिव यू द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर दैट पर्टिकुलर रिएक्शन। सो दिस इज अबाउट द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। अब देखिए हम बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। तो जो फर्स्ट फैक्टर है एसिडिक स्ट्रेंथ को अफेक्ट करता है दैट इज साइज। साइज देखो, साइज जितनी ज़्यादा होगी, साइज जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ कम होगा। जैसे हम एग्जांपल ले लेते हैं HI, HBr, HCl, HF, ठीक है। तो देखो यहाँ पे साइज जो है I का, देखो H तो सबके बराबर ही है, तो यहाँ पे जो I है उसका साइज सबसे बड़ा है। अगर साइज बड़ा होगा तो बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी, और अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाएगी तो उसको ब्रेक करना ईजी हो जाएगा। अगर ईजी हो जाएगा तो वो ईजीली H पॉजिटिव लूज कर देगा, राइट। तो साइज बढ़ेगी तो एसिडिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा, कम। लेट्स सी फैक्टर अफेक्टिंग एसिडिक स्ट्रेंथ। देखिए बच्चों, अगर साइज बढ़ेगा एटम का तो उतना ही ज़्यादा एसिडिक स्ट्रेंथ भी होगा। अगर साइज इंक्रीज होता है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी इंक्रीज होगा। अब देखिए कैसे, फॉर एग्जांपल हम लेते हैं HF, HCl, HBr, HI। अब देखिए इसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो I है इसका साइज सबसे ज़्यादा है। अगर साइज ज़्यादा होगा स्टूडेंट्स तो बॉन्ड लेंथ भी क्या हो जाएगी, बॉन्ड लेंथ भी इंक्रीज हो जाएगी। अगर बॉन्ड लेंथ इंक्रीज हो जाती है तो इसको ब्रेक करना क्या हो जाएगा, ईजी। अगर ये ईजीली बॉन्ड ब्रेक हो जाता है तो H पॉजिटिव भी ईजीली लूज कर देगा। इस वजह से देखिए जितना साइज बढ़ेगा उतनी ही एसिडिक स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी। यहाँ पे साइज सबसे छोटा है, बॉन्ड लेंथ सबसे छोटी है, इट्स वेरी हार्ड टू ब्रेक दिस बॉन्ड एंड टू लूज H पॉजिटिव आयन। तो क्योंकि बहुत मुश्किल है H पॉजिटिव आयन लूज करना, इसलिए इसकी एसिडिक स्ट्रेंथ क्या है, सबसे कम, और HI की एसिडिक स्ट्रेंथ है सबसे ज़्यादा। So this is the first. Now let's see about the second factor. तो second factor है बच्चों इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। देखिए अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ती है तो एसिडिक स्ट्रेंथ भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। कैसे, देखिए एग्जाम्पल लेते हैं हम CH4, NH3, H2O, HF। अब तो देखिए यहाँ पे क्या है F क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, अगर इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा तो H पॉजिटिव ईजिली बाहर निकल सकता है। तो इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिव ज़्यादा है तो H ईजिली बाहर निकल सकता है, इसका मतलब एसिडिक स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा है। उसकी कंपेयर में हम ऑक्सीजन की बात करें तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, तो ये थोड़ा कम इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींचेगा, तो एसिडिक स्ट्रेंथ थोड़ी कम हो गई है, ठीक है। इन द सेम वे अगर हम बात करें CH4 की तो यहाँ पे देख लीजिए आप, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड है, आयनिक बॉन्ड है ही नहीं, तो प्योरली कोवेलेंट बॉन्ड है। तो यहाँ पे कार्बन और हाइड्रोजन की अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव डिफरेंस की बात करें तो ऑलमोस्ट सिमिलर ही होती है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तो ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता। इस वजह से
यहाँ पे कोई भी इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ नहीं खींच रहा है, तो H पॉजिटिव ईजिली लूज नहीं हो सकता है। तो ये एसिडिक सबसे कम है और ये एसिडिक सबसे ज़्यादा है। आई रिपीट वंस अगेन, मान लीजिए इसके साथ में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, ये H है अपने पास में, H के पास में कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट जुड़ा हुआ है, तो इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा, तो H पॉजिटिव ईजिली बाहर लूज हो सकता है। तो जितना अच्छा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट होगा उतनी ही ईजिली वो H पॉजिटिव को लूज करेगा, और उस वजह से आप ये कह सकते हो कि उसकी एसिडिक स्ट्रेंथ ज़्यादा है। सो साइज एंड इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोथ आर डायरेक्टली प्रोपोर्शन टू द एसिडिक strength. So these are the two parameters which decide the acidic strength